हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद मैंक 07 चैनल में। मैं मैंक आप सभी के लिए लेके आया हूँ यूपीएससी 2024 का सॉल्यूशन है। और दो पार्ट में पहले कर चुका हूँ, तीसरा पार्ट है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन दो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है कथन एक और कथन दो, दोनों सही हैं। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। बी, कथन एक कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। डी, कथन एक सही नहीं किंतु कथन दो सही है। इसमें आपका सही जवाब है, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। जैसे व्याख्या इसकी, अन्य सभी गर्म वस्तु जो पृथ्वी भी उष्मा उत्सर्जित करती है, क्या करती है? एनर्जी निकालती है पृथ्वी। जो पार्थिवीकरण होता है, जिससे एनर्जी मिलती है हमें, कहाँ? सूर्य से। वो एक एनर्जी हो गई। और ये कह रहे हैं पार्थिवीकरण, जैसे हमारी एनर्जी पृथ्वी पे आई तो पार्थिवीकरण के नाम पे क्या? तो लघु तरंगे माध्यम से जाने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहा जाता है। लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे होती है। दीर्घ तरंगे स्लो चलती है, लघु तरंगे जल्दी जल्दी मूव करती है। ये हो गया विकिरण। वह प्रक्रिया इसके द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। ऊर्जा कहाँ से पहुंचती है? सूर्य द्वारा जो एनर्जी पहुंचती है उसे बोलते हैं विकिरण। साथ ही पृथ्वी द्वारा उस ऊर्जा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब एनर्जी पहुंचती है और पहुंचने के बाद फिर क्या होती है? वायुमंडल से बाहर चली जाती है, जिससे हमारे यहाँ क्या टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वायुमंडल लघु तरंगों में पारदर्शी और दीर्घ तरंगों में अपारदर्शी होता है। इससे पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊर्जा पार्थिव विकिरण, आगामी सौर विकिरण अर्थात सूर्य तप की तुलना में वायुमंडल अधिक गर्म करती है। दीर्घ तरंगे विकिरण वायुमंडलीय गैसों के, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्यों? मैंने बताया ना, स्लो होती है तो वो अवशोषित कर ली जाती है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। तो भूमध्य रेखा जो आपकी इक्वेटर होती है, मिडिल वाली लाइन होती है, उसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। कथन दो है, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई पर ले जाता है। इसमें पूछा है आपसे कौन सा सही है? कथन एक कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की व्याख्या करते हैं। बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। डी, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? तो भूमध्य रेखा होता है, क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य तप ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है? इसमें गर्म हवाएं ऊपर ज्यादा उठती हैं। ठीक है, ध्रुवों पे क्या होता है? ठंडा टेम्परेचर रहता है। वहां पे जो वायुमंडल है, जो गैसेस है, वो ज्यादा ऊपर जा नहीं पाती, इस वजह से तुलना मोटाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भूमध्य रेखा इक्वेटर पर संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। मैंने बता दिया, अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। वायुमंडल वही बताया, सबसे निचली परत है कौन सी? क्षोभ मंडल होती है, जो इसकी औसत ऊंचाई कितने? 13 किलोमीटर है। ध्रुवों के पास से लगभग 8 किलोमीटर बचती है और भूमध्य रेखा के पास से 18 किलोमीटर लगभग होती है, विस्तृत होती है। तो क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा मोटा होता है। इसकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पतला होता है। भूमध्य रेखा पे मोटा और कहाँ पर? दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे पतला होता है। मैंने बताया भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल मोटाई सबसे अधिक होती है। क्यों? प्रबल संवहन धाराएं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वाल खंडस्मी या पायरोक्लस्टी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद हैं? मतलब ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो ज्वालामुखी से निकलते हैं? ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी सभी चार। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सभी चारों निकलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ज्वालामुखी खतरा किसी भी संभावित खतरनाक ज्वालामुखी प्रक्रिया है जो मानव जीवन, आजीविका या बुनियादी ढांचे में क्षति पहुंचाने में जोखिम डालता है। आपको पता है ज्वालामुखी आते हैं तो बहुत तहस नहस होता है, प्राकृतिक चीजों को भी, और जो मनुष्य आसपास रहते हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं, सबको नुकसान पहुंचता है।
ज्वालामुखी आसपास क्षेत्र में लावा प्रवाह, ज्वालाखंडस्मी प्रवाह, लहर, भूस्खलन, मलबे, हिमस्खलन आदि सभी आदि से प्रभावित होता है। ज्वालामुखी गतिविधि से अन्य खतरे भी उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी दूर स्थित क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें भस्मपात, टेफ्रा जैसे और गैस उत्सर्जन बोलते हैं। इसमें उत्सर्जित गैसों में अणुओं में 99% क्या होता है, जलवाष्प होता है। HO इसको बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होते हैं। शेष 1% में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अन्य छोटी गैसें भी अल्प मात्रा में बना है। ज्वालामुखी प्रत्यक्ष तौर पर नाइट्रोजन के लिए उपयोगी रूप से निष्कर्षित नहीं करते। उद्गार के दौरान होने वाली तीव्र गतिविधियों से आकाशीय विद्युत गिरने की संभावना भी बनी रहती है। यह आकाशीय विद्युत वायु में नाइट्रोजन N2 को विघटित कर देता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु अन्य तत्वों से मिलकर नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं। मतलब डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है, जिसका उष्मा होती है, उससे जो बिजली गिरती है, उससे नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन बनने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती हैं। दूसरा है, शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की ऊपरी उपस्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती हैं। समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। इसमें हमारे ऑप्शन है केवल एक, बी, दो, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ये हो जाएगा। समताप रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दिए गए समय पर किसी दी गई अवधि में समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती है। इन रेखाओं का उपयोग मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान के भौगोलिक प्रदेशों में तापमान वितरण का आकलन करने के लिए किया जाता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागरीय क्षेत्रों में उत्तर की ओर एवं महाद्वीपीय क्षेत्रों में दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। ऐसा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कथन एक सही है। उष्ण महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक अफवाह ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं, उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को उष्ण बनाती, गर्म बनाती तथा समताप रेखाएं उत्तर की दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। इस वजह से कथन दो सही नहीं है। भूमि पर तापमान तेजी से कम हो जाता है। ठीक है। समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर विचलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में दो सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? हमारे पास ऑप्शन है अल्जीरिया मोरक्को, बी बोत्सवाना नामीबिया, डी कोटे डिआइवर घाना, डी मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। तो पूछ रहा है कौन सा हमारा कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटे डिआइवर और घाना। कोटे डिआइवर और घाना। कोटे डिआइवर एंड घाना दो सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है, जिनकी वैश्विक कोको उत्पादन में लगभग 60% की हिस्सेदारी है। तब आधे से ज्यादा 9% का उत्पादन के साथ इक्वाडोर दूसरे स्थान पर है। तो 60% ये सिर्फ दोनों है, कोटे डिआइवर और घाना। बाकी इसके बाद 9% में इक्वाडोर आ जाता है। 2022 में 2.2 मिलियन टन कोको उत्पादन के साथ कोटे डिआइवर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। इसकी कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 1/3 हिस्सेदारी रही है। कैडबरी, नेस्ले जैसे जाने माने ब्रांड ज्यादातर इसी देश से कोको प्राप्त करते हैं। घाना कोको अन्य शीर्ष उत्पादक तथा कोको उत्पादन में शीर्ष कुल सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदान देता है। एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया कोको का सबसे बड़ा उत्पादक है। एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो इंडोनेशिया कोको का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिमी अफ्रीका के तहत विश्व के अग्रणी कोको उत्पादक देश शामिल हैं। ठीक। 2022 में 3.9 मिलियन कोको का उत्पादन किया गया है, जिसमें 2.2 तो कहां से आ गया, सिर्फ घाना और कोटे डिआइवर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह से गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन है हमारे पास ए घाघरा,
गोमती गंडक कोसी, दूसरा गोमती घाघरा गंडक कोसी, तीसरा घाघरा गोमती कोसी गंडक, और चौथा है हमारे पास गोमती घाघरा कोसी गंडक। इसमें आपको बताना है कौन हमारी क्या है, नदियां हैं जो मिलती हैं किससे, हमारे गंगा नदी से मिलती हैं यहाँ के, और उनका अनुक्रम सही बताना है आपको। इसका आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले मिलती है आके जो जिसमें दी हुई है उसमें गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। ठीक, इसमें सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है जो पूर्ण रूप से भारत में है। ठीक है, ऐसे हमारे सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी हैं जिसमें अनेक बारहमासी, ये जिसमें अनेक बारहमासी और गैर बारहमासी नदियों क्रमशः उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलती हैं। गंगा के बाएं तट से महत्वपूर्ण सहायक नदी रामगंगा सबसे पहले मिलती है, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। अंतर नदी कहाँ, महासागर द्वीप में बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। गोमती नदी की सहायक नदियां गंगा के मैदान पे एक जड़ोल नदी है। ठीक, यह नदी मेनकोट में गोमत ताल से निकलती है, जिसे माधो टांडा या फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत शहर में लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। घाघरा, दूसरा घाघरा नदी आती है जो मामचुंग ग्लेशियर से निकलती है। अपनी सहायक नदियों से टीला, सेती एंड बेरी से जल एकत्र करती है और सीसा पानी में गहरे महाखड्डों के माध्यम से पर्वतों से बाहर निकलती है। गंडक नदी आ जाओ, जैसे गंडक नदी में काली गंगा, त्रिशूल गंगा नदियां भी शामिल है। धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, नेपाल से निकलती है। मध्य नेपाल से होकर बिहार चंपारण जिले में गंगा के मैदान पर प्रवेश करती है। पटना के पास सोनपुर जिले में मिल जाती है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो माउंट एवरेस्ट से उत्तर मुख्य धारा के अरुण के साथ निकलती है। यह नेपाल में मध्य हिमालय को पार करती है तथा सोन कोसी पूर्व में तैमूर कोसी से मिलती है। यह अरुण नदी के साथ विलय के बाद सप्त कोसी का निर्माण करती है। पश्चिम से पूर्व सही क्रम है गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये क्रम बहुत पूछे जाते हैं तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा जो मुख्य नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन एक चट्टानों के अपक्षय कारण एक कारण वर्षा है। दूसरा, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तीसरा, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। कथन एक, कथन दो और कथन तीन दोनों सही हैं तथा दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। बी, कथन दो कथन तीन दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। कथन ऑप्शन सी, कथन दो और कथन तीन में से केवल एक सही है तथा कथन एक की व्याख्या करता है। डी, ना तो कथन एक दो और कथन तीन कोई नहीं सही है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारे पास ऑप्शन हमारा कौन सी हो गया, केवल एक, कथन दो दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या भी करते हैं। तो अपचय एक ऐसा पद है जो उस समय प्रक्रिया प्रक्रिया का वर्णन करते हैं अगर पृथ्वी की सतह पर सेल विघटित होती होकर अवसाद चिकनी मिट्टी जल वियोजित होकर पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 5.6 होता है, थोड़ा अम्लीय होता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित होकर दुर्बल कार्बनिक अम्ल भी बनाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान समान तौर पर 4.2 से 4.4 के बीच में होता है। अम्लीय वर्षा वही होती है जिससे कि कहानी था कि वो हमारा जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है, इसी वजह से अम्लीय वर्षा का कारण, क्यों कि जो आगरा के आसपास इतना ज्यादा चमड़े का काम होता है उससे प्रदूषण पैदा होता है, तो अम्लीय वर्षा के रूप में जाता है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उत्तरी समुद्र से सीमा लगती है, नॉर्थ सी से किस किस की सीमा लगती है। तो आपके ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी केवल चार। तो नॉर्थ ऑप्शन में जैसे ही आएगा तो रूस हमारा हट गया, तो पहले तो चार वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसके बाद से तीन वाला ऑप्शन, हमें देखना है कौन कौन से देश लगते हैं। हमारा सबसे पहले नॉर्वे लगता है। ठीक, नॉर्वे लगेगा, नॉर्वे लगेगा तो साथ में क्या आ जाएगा, नॉर्वे, हमारे पास है जर्मनी। ठीक, कौन से हो जाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे केवल, दो।
ठीक। उत्तरी अटलांटिक के कई समुद्रों में से एक है। पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में ये लगभग इंग्लिश के माध्यम से महासागर से मिलता है। जो 13वां सबसे बड़ा समुद्र जो लगभग 5,70,000 वर्ग किलोमीटर का है, जो महासागर के लगभग 0.5% कवर करता है। ठीक है। इसके पश्चिम ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड है। जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे भूमध्य उत्तरी और मध्य यूरोपीय देशों में पश्चिम में इस समुद्र शासन में फिनलैंड, रूस समुद्र साझा नहीं करते हैं। तो कौन कौन से हो गए? जर्मनी और आपके नॉर्वे। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात क्षेत्र नदी। जलप्रपात धुआंधार, मालवा, नर्मदा नदी, हुंडू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा नदी, केरसोपा, पश्चिमी घाट, नेत्रवती नदी। उपयुक्त में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से केवल देखो, सही सुमेलित है, सॉरी, केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन केवल एक। केवल एक सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो हम पहले देखते हैं। धुआंधार जो है भारत के हृदय में शक्तिशाली नर्मदा द्वारा अपवर्तित भेड़ा घाट में संपूर्ण चट्टानों के मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात है। पहला वाला कहाँ है हमारा? जबलपुर में है। ठीक। मालवा पश्चिमी मध्य भारत में एक क्षेत्र जहाँ मध्य राज्य में पश्चिमी भाग ज्वालामुखी पठार भी स्थित है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, गुना तथा सीहोर कुछ भागों के साथ राजस्थान के साथ झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भाग शामिल है। इसमें जबलपुर शामिल नहीं है। इस प्रकार धुआंधार जलप्रपात हालांकि नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन मालवा का पठार का हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से गलत हो गया ये। ठीक। दूसरा है हुंडू जलप्रपात। ये कहाँ है? रांची सुवर्णरेखा नदी पर है। ठीक। यह 320 फीट ऊंचाई पर गिरता है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह रांची के मुख्य शहर 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात छोटा नागपुर के मनोरम दृश्य के पसंद करने वाले आगंतुकों के लिए आश्चर्य का केंद्र है। कर्नाटक का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यह सोप्पा जलप्रपात, जो प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले पे है। हमारा क्या हो गया? शिमोगा जिले पे है। और ये राजा रानी रोवर रॉकेट के नाम जाने वाला 4 झरने भी इसमें है। राजा रानी रोवर रॉकेट के नाम जाने वाले 4 झरने शरावती नदी, नेत्रवती नदी पर नहीं है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। तो तीसरा विकल्प हो गया। कौन सही है? ये वाला सही है। ठीक है। कौन सा? हुंडू वाला, छोटा नागपुर और सुवर्णरेखा नदी पर। ठीक। अगला निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। क्षेत्र मध्य एशिया, पर्वत श्रृंखला का नाम और पर्वत का नाम। तो मध्य एशिया में वॉजेज, ये वलित पर्वत है। दूसरा यूरोप, अल्प्स कंसोथ, ये ब्लॉक पर्वत है। तीसरा उत्तरी अमेरिका, अल्पेशियन अपलेशियन सॉरी वलित पर्वत है। दक्षिण अमेरिका, एंडीज वलित पर्वत। इसे बताना कौन कौन से सही है। इसके हमें ऑप्शन से केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी सभी चार। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है केवल दो। कौन कौन से सही है? दो सही है। तो घनस्रोत पर्वत का निर्माण तब होता है जब बड़ा भूभाग विघटित हो जाता है और ऊर्ध्वाधर ऊपर से रूप से नीचे क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। बाकी अगल बगल क्या होता है? नीचे धस जाता है, तो उससे घनस्रोत होता है। ऊपर उठे हुए भाग को फोर्स कहा जाता है। नीचे धसे हुए भाग को खंड को द्रोणी भ्रंश कहा जाता है। द्रोणी भ्रंश, नीचे की ओर धसा हुआ होता है, जो ऊपर होता है उसे उत्खंड कहा जाता है या होर्स कहा जाता है। यूरोप में नहीं, मध्य एशिया नहीं, यूरोप में है। राइन घाटी पर है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? पहला वाला गलत हो गया, वॉजेस पर्वत वाला। राइन घाटी में वॉजेस पर्वत ऐसी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत यूरोप के अल्प से उबड़ खाबड़ ऊंची सक्रिय चोटियों वाला युवा वलित पर्वत है, आपको पता है। तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है। अल्प पर्वत ये भी क्या है? ये एक तरीके से वलित है। जैसे उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन या रूस में यूराल पर्वत गोलाकार आकृति वाले कम अंश वाले हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं।
सही है। ठीक है, एंडीज विश्व की सबसे लंबी चोटी है, आपको पता है कहाँ पे है एंडीज का पर्वत। एंडीज हमारे ये साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में है, पश्चिमी तट पर स्थित है। ये नजका प्लेट दक्षिण प्लेट अमेरिकी प्लेट के नीचे धंस रही है, तो ये भी क्या हो गया, वलित पर्वत हो गया। एंडीज ज्यादातर दक्षिण अमेरिका की प्लेट में चट्टानों में वलित है। केवल दो युग्म सही हैं आपके लास्ट वाले दोनों। उत्तरी अमेरिका में अप्लेशियन सॉरी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, दोनों क्या है, वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत मतलब जिसमें अभी भी क्या है, कुछ न कुछ काम चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, अभी भी नीचे उसकी क्या है, प्लेट, जो हमारी कौन सी इंडियन प्लेट है, वो किसमें, यूरेशियन प्लेट में अभी भी नीचे जा रही है। तो इससे हमारे जो कहते नहीं, हिमालय की हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो इसी वजह से। 61 नंबर क्वेश्चन है, जीव सिकाडा या साइकेडा या मंडूक फुदक फ्रॉग हॉपर या ताल विसर्पी पॉड स्केटर क्या है? पक्षी, मत्स्य, कीट एंड सरीसृप। तो इसमें सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब है कीट है। क्या है? कीट। सिकाडा एक ऐसे कीट को बोलते हैं जो अधिकांश जीवन भूमिगत रूप से निम्न के रूप में तालमेल में पेड़ की रसों को चूसता है। फ्रॉग हॉपर सुपर फैमिली सार्कोपोडी पोइडिया संबंधित कीट है जो शेष नुकीले होने साधन के शरीर का मध्य भाग संकीर्ण होता है। ये कूदने वाले मेढक की तरह दिखते हैं। पॉड स्केटर जो वाटर स्टाइडर के नाम जाना जाता है, लंबे पादयुक्त वाले कीट समूह होते हैं जो जल की सतह पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम, जो हम च्युइंगम खाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। दूसरा कथन, अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। इसको आपको बताना है कौन सा सही है। कथन एक कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। बी कथन एक कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसमें सही जवाब आपको पता है कि च्युइंगम क्या एक तरीके से पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, क्योंकि मुंह में चिबाते रहो तो कभी खत्म नहीं होती। अनेक च्युइंगम गम बेस होते हैं, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। बाजार में मिलने वाली च्युइंगम में नॉन क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो चिपचिपाहट और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण पर्यावरण का प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। गम बेस्ड प्लास्टिक होता है, आमतौर पे पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। प्रतिवर्ष च्युइंगम से 1.5 टन 105 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। सोचो, हम लोग छोटे छोटे चीजों में खाते रहते हैं, इससे इतना ज्यादा प्रदूषण कचरा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका जो अवशेष को खतरनाक प्रदूषक के रूप में माना जाता है। देश अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाला जंतु, ब्राजील, इंडोनेशिया, अल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। इसमें कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इसे कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से अपनी सही जगह पर हैं। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। हो गया इसमें से कोई नहीं, डी सही है, कोई नहीं सही। तो एंडी कहाँ पर है? मेडागास्कर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मेडागास्कर पे। एंडी को कहाँ दिया? ब्राजील पे दिया, तो ऐसा गलत हो गया हमारा। दूसरा अल्क लार्वा जिसको बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, पारंपरिक रूप से सीमा नॉर्वे में 65 डिग्री उत्तर से लेकर अफ्रीका में 33 डिग्री उत्तर तक है। अल्क क्या है? आयरलैंड, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। दो सही सुमेलित नहीं है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। बोनोबो कहाँ? कांगो में पाया जाता है। डीआरसी इसको बोलते हैं, कांगो नदी के दक्षिण में, मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ कांगो नदी के जंगलों में देखा जाता है। तीन युग्म सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, तीनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। दूसरा, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय कॉलेज। इस संगठन के पहले इस कार्य को मुख्य रूप से कम विकसित देशों, विकासशील देशों में खुले शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि का प्रदान करना है। ऑप्शन है इससे कौन सा सही है? केवल दो, बी केवल तीन, सी एक और दो, डी दो और तीन। तो इसमें आपको सही जवाब देना है कौन सा सही है। इसका केवल और केवल दूसरा वाला पार्ट सही है।
तो विश्व शौचालय संगठन क्या है? ये एक वैश्विक एवं गैर लाभकारी संगठन है जो विश्व भर में शौचालय और स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य के तहत कंसल्टिव दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो उसका पार्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, एक तरीके से परामर्शदात्री का दर्जा मिला हुआ है। 2003 WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2001 में विश्व शौचालय दिवस तथा विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन की शुरुआत की थी। इसके बाद 2005 में विश्व शौचालय कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये वाला सही है। WTO ने शौचालयों, संघों, सरकारों, शैक्षिक संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कॉरपोरेट हितधारकों के बीच में जानकारी आदान प्रदान करने के लिए स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को बढ़ावा देने के प्रयास में मीडिया एवं कॉरपोरेट संगठन का लाभ उठाने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वजह से, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। अधिकांश अन्य बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपने क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। इसका आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन से आपके पास ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3 तीनों सही है। इसमें आपको सही जवाब देना है, जिसमें आपको पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा सही नहीं है। ठीक है, तीसरा क्यों नहीं सही? क्योंकि वो गंध से ही क्या करते हैं, खोज करते हैं। उसे सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। मादा सिंह लगभग हर 2 साल में गर्भ धारण करती है। इसका औसत गर्भ धारण पीरियड कितना होता है? 3 से 4 महीने होता है। एक बार में 4 शावकों की सीमा होती, तो 4 बच्चे जन्म दे सकती है। चीते गुर्राने वाली बिल्लियों के उपसमूह संबंधित है, इसलिए दहाड़ते नहीं है। ठीक है, तो चीता क्या करता है? दहाड़ता नहीं है। दहाड़ने वाली बिल्लियों में सिंह, बाघ, जगुआर एंड तेंदुआ, ये अपूर्ण रूप से अस्थिरीकृत कंटिका हाइड्रेट होते हैं, इसके कारण दहाड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन गुर्राने में नहीं होते। नर और मादा तेंदुए दोनों ही अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं मूत्र की गंध से, है ना। तेंदुए क्या करते हैं? अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, किससे? अपने मूत्र की गंध से, कि हाँ ये हम इस एरिया से हम गुजरे हैं या इस एरिया पे हम रखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है। यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य एवं जल प्रणालियों की ओर से संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनर्स्थापनशीलता में वृद्धि करना। दूसरा, यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने के लिए सशक्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संगठनों का एक नेटवर्क है जो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। तीसरा, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह सेवा प्रदाताओं को एकीकृत एवं ब्लॉकचेन में निर्मित है, जो क्रेता विक्रेता तथा तीसरे पक्षकारों में शीघ्र सुरक्षित रूप से उर्वरकों को व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। डी, यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों के उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय के संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक बाजारों में पहुंच निश्चित सुविधा मिलती है। इसमें आपको सही जवाब बताना है कि 100 मिलियन किसानों का क्या मतलब है। 100 मिलियन किसानों का क्या मतलब है? इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य एवं जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है। 100 मिलियन किसान एक ऐसा मंच है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक भागीदारियों को वैश्विक जलवायु एवं प्रकृति के एजेंडे के संदर्भ में खाद्य पदार्थों और किसानों को केंद्रीय स्तंभों के रूप में स्थापित करने के लिए जलवायु प्रकृति अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्य तैयार करने की सहायता करता है। वही शून्य उत्सर्जन, क्या कार्बन को कम करना, उत्सर्जन को। विश्व की वैश्विक आबादी 5वें हिस्से में लक्षित करने के लिए पहल के उद्देश्य से 100 मिलियन किसानों तक पहुंचना, ताकि इससे महत्वपूर्ण प्रभाव पहुंचा जा सके। 67 निम्नलिखित में से ठीक सही करो। बैटरी निम्नलिखित विचार कीजिए। पहला, बैटरी भंडारण, दूसरा ईंधन सेल, तीसरा बायोमास जनरेटर, रूफटॉप सोलर वोल्टी यूनिट। कह रहा है वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन केवल 3, डी ऑप्शन डी सभी 4। इसमें आपको बताना है कौन से ऊर्जा वितरित ऊर्जा करते हैं, वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। तो इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द सभी 4 सही है। वितरित ऊर्जा संसाधन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी। ठीक है,
अक्सर छोटी-छोटी उत्पादन इकाइयों को संदर्भित करते हैं जो मीटर में उपभोक्ता पक्ष की ओर स्थापित होते हैं। वित्तीय ऊर्जा संसाधन उदाहरण निम्नलिखित हैं: बैटरी ऊर्जा, बायोमास जनरेटर जो अपशिष्ट गैस औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों में ईंधन प्राप्त करते हैं, ईंधन सेल फोटोवोल्टिक। ठीक है, तो ये हो गए आपके वितरित ऊर्जा संसाधन। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, पवन उत्पादन, बंद खुले चक्र वाले की गैस टरबाइन, मिनी हाइड्रो स्कीम आदि भी शामिल। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष ऐसे कीट के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है? वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। ऑप्शन है अंजीर, बी चंदन, महुआ, डी सेमल, कॉटन। ठीक है, कीट किसमें हो सकता है, गेस करो आप लोग। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा ऑप्शन, ऐसे कीट के साथ अद्वितीय संबंध दर्शाता है जो वृक्ष के साथ सह विकसित होता है। तो इसका सही जवाब है आपका अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ क्या है? फिकस माइक्रोकार्पा इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। अपनी वायवीय मूल के लिए प्रसिद्ध है, अपनी शाखाओं में अंकुरित होता है तथा अंततः धरातल पर पहुंच जाता है। इस वृक्ष में एक कीट के साथ अद्वितीय संबंध होता है जो इसके साथ ही विकसित होता है, एकमात्र कीट जो पारगित होता कर सकता है। कीट के शरीर का आकार माप अंजीर के फल के समान होता है। अंजीर की प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट पर परागणकर्ता कीटों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट सुगंध उत्पन्न करती है। 69 69वां क्वेश्चन है, तितली, मत्स्य, मंडूक उपरोक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? केवल एक, बी केवल दो, डी सभी तीन। तो आपको बताना है कौन सी विषाक्त है, किनसे विष निकलता है। तो उसका सही जवाब होगा केवल एक। ठीक, तो हमें बताना है कि सॉरी 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 विषाक्त वाला है, इसमें केवल एक नहीं होगा, तितली हो जाएगी, मत्स्य भी है और मंडूक भी, तीनों। तो सभी तीन हो जाएंगे। तीनों के साथ क्या है, तीनों ही विषाक्त प्रजातियां हैं। कई तितलियां जहरीले रसायन होते हैं, इनमें चमकीले रंग होते हैं, तो ये भी हो गया। और मत्स्य तो आपको पता है जहरीले बायोटॉक्सिन होते हैं इसमें। सर्प का आपको पता है, कुछ मेढक भी जहरीले होते हैं, जहरीले मेढक अपनी त्वचा में एल्कलाइड जैसे विषाक्त पदार्थों का उत्पादन एवं भंडारण करते हैं, जिससे उनको छूना हानिकारक हो जाता है। ऑप्शन से अगला क्वेश्चन है, काजू, पपीता, रक्तचंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी वृक्ष हैं? इसमें ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक, आपका कौन सा, आपका रक्त चंदन। जो चंदन है वो कहाँ से है, आपके भारत से है। काजू कहाँ से, काजू शायद ब्राजील से। ठीक है, काजू कहाँ से है, ब्राजील से। कौन लेके आए थे लोग, पुर्तगाली लोग, यूरोपीय लोग लेके आए थे। यूरोप में कौन से, पुर्तगाली लोग। हाँ, काजू का एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल ब्राजील की उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानिक है। काजू को सर्वप्रथम 1815-58 ईस्वी में ब्राजील के यूरोपियों ने की थी। ब्राजील में यूरोपियों ने की थी। पुर्तगाली लगभग 1560 में काजू भारत लाए थे। कौन लाए थे, पुर्तगाली लाए थे। पपीते की खेती उत्तर दक्षिण मैक्सिको में हुई थी, जो कोस्टा रिका से उत्पत्ति थी। ठीक है, ये कहाँ हो गया, नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है उसमें सेंट्रल अमेरिका जो है। 16वीं शताब्दी में शुरुआत में इसके उत्पादन में डोमिनिक गणराज्य का पनामा में देखा गया था। ठीक है, रक्तचंदन भारत का स्थानिक कहाँ है, आपके पूर्वी और दक्षिणी भागों में देखा जाता। दोनों पोलो विमानपत्तन एंड कोचीनगर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, इसमें लिखा है हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है? ऑप्शन केवल एक, एक और दो, बी दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो तीन। इसका सही जवाब है, आपको बताना है कौन कौन से इसमें क्या है, नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना का है। तो उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल एक और दो। ठीक, तीनों पोलो विमान ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में जो राजधानी कहाँ पर है, ईटानगर। ईटानगर कहाँ की राजधानी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
सुरडोनी चंद्रमा पोलो के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। कुशीनगर आपको पता है उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर विमानपत्तनम ग्रीनफील्ड विमानपत्तनम है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास विस्तार किया गया है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो चौथा वाला गलत, तीसरा गलत हो गया। आगे ऊपर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, जलवाष्प संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? यह गैस है इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है? घटती है। दूसरे ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला क्यों? क्योंकि गैस तो है और इसकी मात्रा क्या होती है? ऊंचाई के साथ साथ घटती है। लेकिन आपको पता है ध्रुवों पे इसका प्रतिशत क्या होता है? न्यूनतम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की एनर्जी नहीं पहुंच पाती इतनी ज्यादा, इक्वेटर सबसे ज्यादा पहुंचती है। जलवाष्प क्या है? गैसीय रूप से पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है, प्रचुर गैस है। ग्रीन हाउस 99% जलवाष्प का है, क्षोभ मंडल में होता है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा तेज क्या होती है? घटती है। उत्तर से दक्षिण के साथ बदलती रहती है, इसकी मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पे सबसे ऊपर अधिक 3% तक है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाने पर इसमें कमी आती है। 73 नंबर क्वेश्चन, तापमानों निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक एवं दैनिक सीमा रेंज निम्न। ठीक है, वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 मतलब 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? विषुवतीय जलवायु, चीन प्रकार की जलवायु, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो आपको बताना है किस प्रकार की जलवायु है। इसका आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों में पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी घाट, कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। समुद्री प्रवाह का तापमान में मध्यम होता है, शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में उष्ण होते हैं। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है सर्दियों में, और गर्मियों में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? 250 से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। कोरियोलिस बल क्या होता है? इस संदर्भ में लिखे कथनों पर सही कौन सा सही है? ये पवन वेग के साथ वृद्धि के साथ बढ़ता है। यह ध्रुव पर सर्वाधिकतम भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। इसका सही जवाब देना है आपको, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। इसको आपको सही जवाब देना है। आपको पता है कोरियोलिस बल क्या होता है? अगर पवन का वेग बढ़ेगा तो कोरियोलिस बल बढ़ेगा, सही है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर नहीं, 0 से बिल्कुल नहीं होता। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी में घूर्णन की दिशा में पवन की दिशा में प्रभावित करता है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ एवं इंजीनियर गैस्पार्ड गुस्ताव डी कोरियोलिस के नाम पर रखा गया। 19वीं शताब्दी शुरुआत में ही पहली बार इसकी गणितीय वर्णन किया गया था। उत्तरी गोलार्ध में पवन दाएं से, दक्षिण गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ती है। ठीक, तो पवनों का वेग अधिक होता है तो विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों में समानुपात बढ़ता है। ध्रुव पर सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर अनुपस्थित होता। ठीक है, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, लगभग 0 से लेकर 5 डिग्री के बीच। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? ठीक है, 21 जून को पूछ रहे हैं। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, बी सॉरी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव जिसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो ऑप्शन से केवल एक, बी केवल दो, डी 2 और 4, सी 3 और 4। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो भूमध्य रेखा पे नहीं होगा। 21 जून को आपको पता है कि हम लोगों के यहाँ गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ती है तो किस तरफ चला जाएगा? कर्क रेखा की तरफ, मकर रेखा की तरफ। तो हमें ऊपर की ओर आएगा। ऊपर की ओर क्या पड़ता है? कर्क रेखा। तो आपको दूसरा सही होगा। दूसरा उत्तरी ध्रुव, आपको पता है ना उत्तर की ओर आएगा, तो इधर एनर्जी मिलेगी। 2 और 4 किसमें है? 2 और 4 एक ही ऑप्शन बचा, फिर हमारा सही हो गया। तो ये हमारा सही ऑप्शन।
21 जून, हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सारी रेखा कहाँ पे, कर्क रेखा पर पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास क्षेत्र में ऊष्मा कम उत्पन्न होती है। सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है, इस वजह से सूर्य ध्रुव की तरफ झुका होता है। प्रत्येक उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो 21 जून को किधर, 21 जून को उत्तरी ध्रुव में, और दिसंबर में कहाँ पे होता है, आपके दक्षिणी ध्रुव में। तो ये चलता रहता है। ठीक। हाँ, इसमें सितंबर, 23 सितंबर के आसपास का दिन दिया होगा। मार्च सितंबर चलता है, और उसमें चलता होगा 21 का जस्ट अपोजिट कौन सा रहता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को कहाँ पे, दक्षिण ध्रुव पे। आज के लिए इतना ही। अगले फिर 25 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में लेके आएंगे, और आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा अभी क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, उन पे काम करूँगा। थैंक यू सो मच। ये 22 दिसंबर तक है। थैंक यू सो मच आप सब।